नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका ड्राफ्टिंग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ और इसमें दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्यूमेंट से बेस्ट चीज़ें बोरो की गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दुनिया के सबसे अच्छे फीचर हर सोर्स से लिया और उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करके अपना बनाया। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरोड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इन सब सोर्सेज में सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक ब्रिटिश लेजिस्लेशन था जो इंडिया में कॉलोनियल रूल को रेगुलेट करता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन तैयार किया। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर जो हमने इस एक्ट से बोरो किया वो है फेडरल स्कीम। इस स्कीम के हिसाब से पावर को डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच, जैसे सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये बेसिक फेडरल फ्रेमवर्क हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एडॉप्ट किया। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो दोस्तों, गवर्नर एक स्टेट का हेड होता है और उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। यही कॉन्सेप्ट हमें 1935 एक्ट से मिला। यहाँ पे तीसरा फीचर है जुडिशियरी का फ्रेमवर्क। तो देखिए, इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसी से इंस्पायर होकर हमने अपना सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया, जहां जुडिशियल इंडिपेंडेंस और स्ट्रक्चर का बेस इसी से आता है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, इनका कॉन्सेप्ट हमें इसी एक्ट से मिला, जिससे सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट और फंक्शनिंग इंश्योर होती है। नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का ओरिजिन भी इसी एक्ट में था। उस समय गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स थी ड्यूरिंग क्राइसिस। इसी से इंस्पायर्ड होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिटेल्ड इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं, ताकि यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को क्राइसिस के टाइम में मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट फीचर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये आइडिया भी इसी एक्ट से लिया गया, जहां फेडरल कोर्ट से गवर्नर जनरल लीगल ओपिनियन ले सकता था। ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट का एक यूनिक फंक्शन बन गया है, जिससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पे आखिरी फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो दोस्तों, इस एक्ट ने सेंटर स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया था, जैसे सेंटर का कंट्रोल ओवर प्रोविंसेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हमने यहाँ से अडॉप्ट किए। इन्हीं प्रैक्टिकल मैकेनिज्म्स की वजह से हमारे फेडरल सिस्टम में एफिशिएंसी और कंट्रोल दोनों मेंटेन हो पाती है। तो दोस्तों, ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेजर कंट्रीब्यूशंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल सोर्सेज में से एक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का पहला एक्सपीरियंस दिया। हमारा पूरा पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव कल्चर ब्रिटेन से ही इंस्पायर्ड है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे रियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा फीचर है रूल ऑफ लॉ। तो इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह प्रिंसिपल डायरेक्टली ब्रिटिश सिस्टम से लिया है।
यहाँ पे तीसरा फीचर है लेजिस्लेटिव प्रोसीज्योर। तो देखिए, पार्लियामेंट में बिल का इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, वोटिंग और प्रेसिडेंट की एसेंट, ये पूरा प्रोसेस हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही मिला। यहाँ पे चौथा फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। तो दोस्तों, ब्रिटेन में जैसे हर सिटीजन एक ही लेवल का सिटीजन होता है, वैसे इंडिया में भी चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आपको एक ही आइडेंटिटी मिलती है और वो है इंडियन सिटीजन। अगला फीचर है कैबिनेट सिस्टम। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पावरफुल और डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में काम करती है। ये भी ब्रिटिश प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रीट्स। तो दोस्तों, ब्रिटेन में ये कोर्ट्स के स्पेशल फीचर्स होते थे टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दी है, जैसे हेविज कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो एरेंटो। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स के कुछ स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज होते हैं, जैसे फ्री स्पीच इन द हाउस, जो उनके फंक्शनिंग को स्मूथ बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिला। यहाँ पे आखिरी फीचर है बाई कैमरलिज्म। तो देखिए, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वैसे ही इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है। ये स्ट्रक्चर हमें एक बैलेंस्ड और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम देता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ब्रिटेन से ही इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक सिंबल माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ से कई इंपॉर्टेंट फीचर्स बोरो किए हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला और इम्पैक्टफुल फीचर है फंडामेंटल राइट। ये हमारी डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक इनकी गारंटी है और ये डायरेक्टली यूएस के बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है। दूसरा फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। मतलब जुडिशियरी अपना काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस के बिना करती है। यहाँ पे जजेस को फिक्स टेन्योर, सिक्योर सैलरी और स्पेशल पावर्स दी गई है ताकि वो इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस दे सके। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इस पावर के थ्रू कोर्ट चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी बना रहे। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, यूएस में अगर प्रेसिडेंट किसी मिसकॉन्डक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसे इम्पीच किया जा सकता है। यही प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एडॉप्ट किया गया है। आर्टिकल 61 के अंडर इंडिया का प्रेसिडेंट भी सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन के केस में इम्पीच प्रोसेस में रिमूव हो सकता है। ये प्रोसेस डेलिबरेटली टफ बनाया गया है ताकि प्रेसिडेंट की डिग्निटी मेंटेन हो और मिसयूज ना हो। नेक्स्ट फीचर है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो देखिए, यूएस में जजेस को स्पेशल प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है और यही सिस्टम इंडिया में भी फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, यूएस में वाइस प्रेसिडेंट सीनेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वैसे इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। ये रोल कम्प्लीटली यूएस मॉडल से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, ये थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए मेजर फीचर्स। इन फीचर्स ने इंडियन पॉलिटी को एक डेमोक्रेटिक, बैलेंस्ड और अकाउंटेबल स्ट्रक्चर दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, आयरलैंड एक छोटा यूरोपियन कंट्री है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स दिए हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे फेमस फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ये गाइडलाइंस है जो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डायरेक्शंस देते हैं। इनमें इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल पीस जैसे आइडियल्स इंक्लूड होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 में इसे प्रोवाइड किया गया है। दूसरा फीचर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। ये प्रैक्टिस भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, आयरलैंड की तरह ही इंडिया में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जिसमें इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाये हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स पर दोनों यानी सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है। दूसरा फीचर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब भारत के किसी भी पार्ट पे आप फ्री मूवमेंट और ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी स्टेट के अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन के। यानी एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिटी बनाने का आइडिया हमें ऑस्ट्रेलिया से मिला। तीसरा फीचर है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक हो जाता है किसी ऑर्डिनरी बिल पर, तो दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ये प्रोविज़न भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, ये थे ऑस्ट्रेलियन संविधान का मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमारे इंडियन संविधान का इंटीग्रल पार्ट बन गए। इन फीचर्स ने हमारे सिस्टम को और ज़्यादा कोऑपरेटिव, यूनिफाइड और एफिशिएंट बनाया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें स्टेट्स है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी और ज़्यादा पावर सेंटर के पास होती है। यही मॉडल हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, जिससे सेंटर और स्टेट्स के बीच एक बैलेंस बना रहे। यहाँ पे दूसरा फीचर है रेसिडुअरी पावर्स का सेंटर के पास होना। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उस पर लॉ बनाने का अधिकार डायरेक्टली सेंटर को दिया गया है। यहाँ पे तीसरा फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। तो देखिए, जैसे कनाडा में प्रोविंशियल गवर्नर सेंटर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, वैसे इंडिया में भी गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये एक तरह से सेंटर के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल को शो करता है। तो दोस्तों, ये थे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की। तो देखिए, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था और उसने एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इससे एक बहुत ही क्रूशियल फीचर बोरो किया था। तो चलिए इसे देखते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी के ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया इमरजेंसी प्रोविजंस फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब जब देश में इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक देश अपने रिसोर्सेज और अथॉरिटी को फुल पावर के साथ यूज करके क्राइसिस को हैंडल कर सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन आर्टिकल 352 के अंडर दिया गया है। अब देखते हैं रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था और इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसे फीचर्स दिए जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक वेलफेयर और ड्यूटी बेस्ड कैरेक्टर देता है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंडर सिटीजन्स के लिए 11 ड्यूटीज लिखे गए हैं, जैसे देश की सोवरेंटी और यूनिटी का रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और एंथम का ऑनर करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, etc।
ये ड्यूटीज हमें डायरेक्टली रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड मिलती है। यहाँ दूसरा फीचर है आइडियल ऑफ जस्टिस, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है। इसके जरिए इंडिया ने ये कमिटमेंट दिखाया कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक फेयरनेस भी इंश्योर की जाएगी। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखता है। तो दोस्तों ये थे वो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हमने जर्मनी और रसिया से बोरो किए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है जहां से दुनिया भर की डेमोक्रेसीज ने इंस्पिरेशन ली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमने फ्रांस से एडॉप्ट किए। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है रिपब्लिक, मतलब इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और हेरेडिटरी मोनार्की का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यही रिपब्लिकन आइडिया डायरेक्टली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जहां लोगों की सोवरेंटी को सुप्रीम माना गया। यहाँ दूसरा फीचर है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन का गिफ्ट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखे गए हैं। लिबर्टी इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी का मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रेटर्निटी, यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करती है। ये आइडियल्स हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप की बैकबोन है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने साउथ अफ्रीका से कुछ ऐसे प्रोविजंस एडॉप्ट किए जो हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को और फ्लेक्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। यहाँ पे पहला फीचर है प्रोसीज्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट प्रोसीज्योर दिया गया है जो साउथ अफ्रीकन मॉडल से इंस्पायर्ड है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि समय के साथ चेंजेस हो सके और दूसरी तरफ रिजिड भी रखा गया ताकि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो जैसे साउथ अफ्रीका में अपर हाउस के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, वैसे ही इंडिया में भी राज्यसभा के मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड एमएलएज के थ्रू इलेक्ट होते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमने फ्रेंच और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब समझते हैं कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर एडॉप्ट किए। तो यहाँ से हमने लिया प्रोसीज्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि अगर देश ने कोई लॉ बनाया है और उस लॉ के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की लिबर्टी या लाइफ रेस्ट्रिक्ट की जा रही है तो वो वैलिड माना जाएगा, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में रिफ्लेक्टेड है, जहाँ पे लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीज्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बाद में इंडियन जुडिशियरी ने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडन करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसी इंटरप्रिटेशन भी ऐड की, लेकिन ओरिजिन हमें जापान से ही मिला। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने समझा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक ब्लेंड है जिसमें दुनिया के कई डेमोक्रेटिक देशों के बेस्ट फीचर्स को एडॉप्ट किया गया है, लेकिन इन सब के बीच भी इसका अपना एक देसी कैरेक्टर है जिसमें इंडियन ट्रेडिशन और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।